हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे 19 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए हैं, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और टू द पॉइंट करंट अफेयर पर आज अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ साथ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे कि समुद्री जैव विविधता संरक्षण हेतु दुनिया का पहला जो कानून पारित हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए कि जो दुनिया का दूसरा 5G नेटवर्क वाला देश कौन सा बन गया है उस पर चर्चा करेंगे। साथ साथ में जो भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर बने हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है और अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में देखा जाए स्टार्टिंग में हम लोग करते क्या है कि पिछली वीडियो में क्या पढ़ा उसको रिवाइज भी कर लेते हैं और वीडियो के एंड में आपसे सवाल भी पूछे जाते हैं जिन सवालों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। ठीक, और साथ साथ में जो न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर उन पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, अंत तक देखा जाए कंटेंट की भरमार है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखा जाए पिछले वीडियो में क्या चर्चा किया था, 78वां सेना दिवस परेड कहाँ पर आयोजित किया गया था, जयपुर में हुआ था। और पहली बार देखा जाए जो सैन्य दिवस परेड हुआ था ये सैन्य क्षेत्र से बाहर हुआ था। ठीक है, इसमें स्वदेशी हथियार प्रणाली जैसे ब्रह्मोस, अर्जुन टैंक, रोबोटिक डॉग्स का प्रदर्शन किया गया। यह दिन 1949 में फील्ड मार्शल KM करियप्पा के द्वारा कमान संभालने की याद में मनाया जाता है हर साल। उसके बाद हमने चर्चा की थी चंद्रशेखर बसु का निधन हो गया। ठीक, 103 वर्ष की आयु में जो वरिष्ठ ट्रेड यूनियन के नेता थे और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे चंद्रशेखर बसु, इनका निधन हो गया। वे बीमा कर्मचारी आंदोलन के स्तंभ थे और AIIEA के पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे। उन्होंने बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण और कर्मचारी अधिकारों के लिए दशकों तक संघर्ष भी किया था। आगे चर्चा करें, भारत और इजराइल के बीच में जलीय कृषि के ऊपर समझौता हुआ था, समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था जलीय कृषि के लिए। किसके किसके बीच में, इजराइल और भारत के बीच में हुआ है। और यहां पर देखा जाए तो ब्लू फूड सिक्योरिटी शिखर सम्मेलन के दौरान यह हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, और ब्लू फूड सिक्योरिटी सम्मेलन था, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, इसका आयोजन इजराइल में किया गया था। इजराइल में कहां पर, इजराइल के एलियट में किया गया था। ठीक है, और यहीं पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह के द्वारा देखा जाए तो इजराइल के साथ यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। आगे देखते हैं, कोयला मंत्रालय और DVC के बीच में समझौता हुआ। DVC का मतलब दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन हो गया DVC का फुल फॉर्म। यहां पर देखा जाए कोयला मंत्रालय के बीच में और दामोदर घाटी निगम के बीच में 3 कोल ब्लॉकों ठीक के विकास हेतु समझौता ज्ञापन हुआ। ये 3 कोल ब्लॉक कौन कौन से, धुलिया उत्तर, पीरपैती और मंदाकिनी कोल ब्लॉक, इनको देखा जाए विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया कोयला मंत्रालय और DVC के बीच में। आगे चर्चा करें, 77वें गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के बारे में हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि कौन कौन होने वाले इस बार के मुख्यमंत्री। यहां पर देखा जाए मुख्य अतिथि 2026 के एंटोनियो कोस्टा होने वाले हैं और साथ साथ में उर्सुला वॉन डेर लियन 77वें गणतंत्र दिवस परेड भारत में मुख्य अतिथि होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप और नोबेल शांति पुरस्कार, यहां पर देखा जाए मारिया मचाडो ने अपना जो नोबेल पुरस्कार था वो सौंप दिया डोनाल्ड ट्रंप को, प्रतिकीर्ति उसकी सौंप दी डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, और यहां पर देखा जाए वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार मेडल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भेंट किया है। हालांकि नोबेल फाउंडेशन के नियमों के अनुसार यह पुरस्कार ना तो हस्तांतरित किया जा सकता है और ना ही विजेता बदल सकता है। यहां पर देखा जाए यून सुक योल, अब ये यून सुक योल कौन है, ये देखा जाए तो दक्षिण कोरिया, ठीक है, कहां के, दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं, दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इनको देखा जाए 5 साल की जेल हो गई है। मार्शल लॉ लागू करने तथा कैबिनेट के नियमों को उल्लंघन करने के लिए ये दोषी पाए गए और इसी आपराधिक मामले में देखा जाए तो इनको 5 साल की सजा सुनाई गई है। फिर आगे चर्चा करें, विश्व हिंदी गीत प्रतियोगिता, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, मॉरिशस में किया गया था। और इस गीत प्रतियोगिता में देखा जाए तो श्वेता वर्मा, किसको, श्वेता वर्मा को, ये सिंगापुर मतलब देखा जाए भारतीय मूल की हैं, सिंगापुर में रहती हैं, इनको विश्व हिंदी गीत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि विश्व हिंदी गीत प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था, मॉरिशस में किया गया था। कब इसका आयोजन हुआ था, तो 10 जनवरी को हुआ था। 10 जनवरी को क्यों, 10 जनवरी को देखा जाए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा यहां पर देखा जाए इसका उद्घाटन किया गया था। और उसी की याद में हर साल जो 10 जनवरी का दिन होता है इसको विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हर साल 14 सितंबर का दिन जो होता है उसको राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चर्चा करें, 114 राफेल विमान खरीदने के लिए भारत ने देखा जाए, भारत को जो रक्षा खरीद है 114 विमान खरीदने की, उसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और ये विमान कहां से खरीदे जाएंगे, फ्रांस से खरीदे जाएंगे। कौन सी कंपनी इस विमान को बनाती है,
राफेल विमान कौन सी कंपनी बनाती है? तो ये दसों बनाती है, दसों, या इसको आप डसॉल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डसॉल्ट। ठीक, डसॉल्ट कंपनी बनाती है। आगे देखें, भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क। अब ये भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क ये कहां पर बन रहा है? ये बन रहा है तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु में 10,000 करोड़ के निवेश के साथ भारत का पहला फुल स्टैक सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क स्थापित किया जाएगा। सर्वम एआई के साथ सहयोग से बनने वाला ये एआई, यहां पर देखा जाए एक एआई जिले का भी गठन किया जाएगा। ठीक, एआई जिला बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? सुरक्षित, नैतिक और आत्मनिर्भर एआई अनुसंधान को बढ़ावा देना। ठीक है, तो याद रखना कि भारत में पहला फुल स्टैक सॉवरेन एआई पार्क स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सर्वम एआई के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक, और यहां पर देखा जाए जो भारत का इंडिजिनस एआई मॉडल है, जैसे आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, तो भारत सरकार के द्वारा भी सर्वम एआई के साथ समझौता ज्ञापन किया गया था। ठीक, सर्वम एआई के साथ में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था। और इसी सर्वम एआई के द्वारा देखा जाए तो भारत में जो इंडिजिनस एआई प्लेटफॉर्म है उसका विकास किया जाएगा। अब चलते हैं अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो हमारे आज के करंट अफेयर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं 19 जनवरी 2025 के 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। नए सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति हुई है। यहां पर देखा जाए भारत के राष्ट्रपति ने प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। यहां पर देखा जाए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? इनका नाम क्या है? प्रवीण वशिष्ठ नाम है। यहां पर आप देख सकते हैं प्रवीण वशिष्ठ जी। ठीक है, आगे चर्चा करें। यह नियुक्ति 12 दिसंबर 2025 को सीबीसी अधिनियम 2003 की धारा 4(1) के तहत हुई है। उन्होंने 16 जनवरी 2026 को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। वे 1991 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और सीआईडी सहित रांची, दुमका, गढ़वा में एसपी तथा आईजी के रूप में कार्य भी कर चुके हैं। अगले पॉइंट पर चर्चा करें, स्पुतनिक गोस्टोर उत्सव। अब ये स्पुतनिक गोस्टोर उत्सव जो है ये कहां पर मनाया जाता है? आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया था, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, लद्दाख। तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक, लद्दाख में मनाया जाता है। और ये भी पूछा जा चुका है स्पुतुक, जो स्पुतनिक मठ है ये कहां पर है? ठीक, ये पूछा जा चुका है आपसे परीक्षा में, लद्दाख में अवस्थित है। यहीं पर 2 दिवसीय देखा जाए तो गोस्टोर उत्सव मनाया गया। चर्चा करें तो यह महोत्सव एक सप्ताह की प्रार्थनाओं अनुष्ठानों के बाद विश्व शांति, समृद्धि, अच्छाई पर बुराई की विजय के उद्देश्य से मनाया जाता है। उत्सव का मुख्य आकर्षण पवित्र मुखौटा नृत्य चाम है। ठीक, पवित्र मुखौटा नृत्य जो है चाम, ये कहां पर किया जाता है? तो ये लद्दाख में किया जाता है। यहां पर आप मुखौटा नृत्य देख सकते हैं, मुखौटा नृत्य यहां पर आप देख सकते हैं। असुर वेब सीरीज देखी है? असुर वेब सीरीज, उस असुर वेब सीरीज में जो मुखौटा होता है ना वो चाम होता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अमे पढ़िबा आमा भासरे 5 वर्षीय शिक्षा योजना। ओडिशा सरकार के द्वारा देखा जाए तो महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए, महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए आमे पढ़िबा आमा भासरे 5 वर्षीय शिक्षा योजना, 100 दिवसीय बाल विवाह निवारण अभियान, साथ साथ में किशोर गर्भधारण रोकने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण पहल स्टार्ट की गई है और इस पहल का नाम क्या रखा गया है? आमे पढ़िबा आमे भासरे। चर्चा करें तो शिक्षा योजना के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। पहले चरण में मुंडा, कुई, सौर, कुबी, गोंडी, कोय भाषाएं शामिल की जाएंगी। यह योजना क्योंझर, कंधमाल, गजपति, रायगढ़, नंबरपुर और मलकानगिरी जिले में लागू की जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G ग्राहक वाला देश कौन बन गया है? तो भारत देखा जाए दुनिया का सबसे बड़ा 5G ग्राहक वाला देश बन गया है। महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? यहां पर देखा जाए सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके यूपी पीसीएस 2025 टेलीकॉम सेक्टर से सवाल पूछ लिया था। टेलीकॉम सेक्टर से मोबाइल उपभोक्ता के बारे में सवाल पूछा था कि कितने मोबाइल उपभोक्ता हैं विश्व भर में। ठीक, विश्व भर में मोबाइल उपभोक्ताओं के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, ऐसा सवाल पूछ लिया था। तो इस वजह से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। डाटा एज इट इज आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक, यहाँ पर देखा जाए पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है, तीसरे पे यूएसए है, चौथे पे यूरोपियन यूनियन है और 5वें नंबर पर देखा जाए 5G उपभोक्ताओं या 5G ग्राहकों के मामले में जापान का स्थान आता है। भारत ने 400 मिलियन से अधिक 5G उपभोक्ताओं के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G ग्राहक आधार हासिल किया है चीन के बाद में। चीन में सबसे ज्यादा 5G उपभोक्ता हैं। चर्चा कर ले यहाँ पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार 2022 में लॉन्च की गई 5G सेवाएं 99.6% जिलों के लगभग 85% जनसंख्या तक पहुंच चुकी है। देश में
4.69 लाख 5G BTS स्थापित है। ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शन देखा जाए 2014 से 2025 के बीच में 42.9% बढ़े हैं, जबकि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के मामले में देखा जाए तो इंटरनेट उपयोगकर्ता कितने हो गए हैं, 100.29 करोड़ हो गए हैं। भारत में 100.29 करोड़ इंटरनेट उपभोगकर्ता है या इंटरनेट उपयोगकर्ता यहाँ पर वर्तमान में है। ठीक, 1 अरब पहुंच गई है इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या भारत में। आगे चर्चा करते हैं, यहाँ पर देखा जाए आंध्र प्रदेश के पोंडूरू साड़ी के बारे में। जो पोंडोरू खादी है इसको भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। पोंडोरू खादी को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। चित्र आप देख सकते हैं। यहां पर देखा जाए भारत की पारंपरिक हथकरघा विरासत में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में आंध्र प्रदेश की पोंडोरू खादी को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। चर्चा करें तो यह जीआई टैग इस दुर्लभ हस्त निर्मित सूती वस्त्र को कानूनी संरक्षण देता है और नकल से बचाता भी है। यहाँ पर चर्चा करें, जीआई पंजीकरण का अधिकार खादी और ग्रामोद्योग आयोग को मिला है। पोंडोरू खादी का मूल क्षेत्र श्रीकाकुलम जिला स्थित पोंडोरू गांव है, जिसे स्थानीय रूप से क्या कहते हैं, पटनुलू कहते हैं। जो पोंडोरू खादी है इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, पटनुलू कहते हैं, पटनुलू। और कहां पर पाया जाता है, पोंडोरू गांव में, जो श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। आगे चर्चा करें भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर के बारे में। भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, यहाँ पर देखा जाए तो भारत के 21 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी आर्यन वार्ष्णेय जो है ये आर्मेनिया में आयोजित आंड्रनिक मार्गेरियान मेमोरियल टूर्नामेंट में अंतिम जीएम नॉर्म हासिल करके देखा जाए तो ये भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक, आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखा जाए उन्होंने यह उपलब्धि एक राउंड शेष रहते प्राप्त की। आर्यन का प्रशिक्षण उनके पिता द्वारा घर पर ही किया गया था। उन्होंने दिसंबर 2014 में पहला रेटेड टूर्नामेंट खेला था और 2024 में इंटरनेशनल मास्टर भी बने थे। और अब भारत के देखा जाए तो ये 92वें ग्रैंड मास्टर बन गए। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, आर्यन वार्ष्णेय। आगे चर्चा करते हैं, एमएस धोनी को पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो पुणे ग्रैंड टूर 2026 साइकिल प्रतियोगिता होने वाली है उसके लिए गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं, महेंद्र सिंह धोनी बने। चर्चा करते हैं, भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान एमएस धोनी पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। चर्चा करें तो यह 19 से 23 जनवरी 2026 तक आयोजित 5 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय रोड साइकिलिंग रेस है। यह भारत की पहली यूनियन साइकिलिस्ट इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त 2.2 श्रेणी का कॉन्टिनेंटल रेस भी है। यहां पर चर्चा करें, 437 किलोमीटर लंबी इस रेस में 35 देशों के 29 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और 171 साइकिलिस्ट यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। इसका उद्देश्य पुणे को वैश्विक साइकिलिंग मानचित्र पर स्थापित करना है। ठीक है, पुणे को वैश्विक साइकिलिंग मानचित्र पर स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसी वजह से देखा जाए तो ये पुणे ग्रैंड टूर 2026 का आयोजन किया जा रहा है और इसकी गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं, महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं, साया मोहसिन जिंदानी यमन के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, साया मोहसिन जिंदानी। यहां पर आप देख सकते हैं, यमन की अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री सलेम बिन ब्रेक ने इस्तीफा दे दिया है। किसने इस्तीफा दिया है, सालेम बिन ब्रेक ने इस्तीफा दे दिया है और जिसे सऊदी समर्थित प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल ने स्वीकार भी कर लिया है। यहां पर देखा जाए इसके बाद विदेश मंत्री जो साया मोहसिन जिंदानी थे ये बन गए हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो अब यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, साया मोहसिन जिंदानी। ये नाम आपको याद रखना है। यहां पर देखा जाए यह परिवर्तन सऊदी अरब और यूएई समर्थित शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव और एसटीसी की बढ़ती गतिविधियों के बीच तय हुआ है, जिससे यमन में राजनीतिक संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण बन गया है। आगे चर्चा करते हैं, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ हुआ है। अब ये भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, आज एक बार देख लेते हैं क्योंकि इसका देखा जाए तो उद्घाटन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखें, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में किया है। चर्चा करें तो यह ट्रेन हावड़ा पश्चिम बंगाल और कामाख्या के बीच संचालित होगी। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित रहे थे। यहाँ पर देखा जाए साथ ही पीएम मोदी ने कुल 7 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, जिनमें से 4 अमृत भारत एक्सप्रेस, 2 अन्य एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। और ये पहल क्या करेगी, ये उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत की कनेक्टिविटी को और सशक्त करेगी। यानी कि उत्तर भारत को देखा जाए दक्षिण भारत से, उत्तर पूर्व को, जो पूर्वोत्तर है, पूर्वोत्तर को दक्षिण भारत से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आगे चर्चा करें, भारत मिलन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। अब ये जो भारत मिलन सांस्कृतिक कार्यक्रम है इसका आयोजन कहां पर किया गया, ये चर्चा कर लेते, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने 17 जनवरी 2026 को मिस्र के उबोर शहर में आयोजित प्रवासी भारतीयों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भारत मिलन में भाग लिया। ठीक, महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत मिलन का आयोजन जो प्रवासी भारतीय हैं इनके द्वारा कहां पर किया गया था, तो मिस्र के शहर उबोर में किया गया था। यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आते भी हैं।
यहाँ पर देखा जाए उन्होंने प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत मिस्र जन संबंधों को मजबूत करने के लिए योगदान की सराहना की। काहिरा स्थित अल होर्रियो पार्क में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम के तहत नीम का पौधा भी लगाया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि भी अर्पित की थी। अगली खबर पर चर्चा करें। यहां पर देखा जाए समुद्री जैव विविधता संरक्षण हेतु दुनिया का पहला कानून। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री जैव विविधता संरक्षण हेतु दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हाई सीज ट्रिटी प्रभाव में आ गया है। जो हाई सीज ट्रिटी है यह प्रभाव में आ चुकी है। यहां पर देखा जाए यह संधि संयुक्त राष्ट्र की पहल पर लगभग 2 दशक की वार्ता के बाद लागू हुआ है। उन समुद्री क्षेत्रों पर लागू होगी जो किसी देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आगे चर्चा करें। अब तक 83 देशों ने इसे मंजूरी दे दी है। इसके तहत खुले समुद्र में मरीन प्रोटेक्टेड एरिया स्थापित किए जाएंगे। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और समुद्री विज्ञान व तकनीकी सहयोग को अनिवार्य भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। युगांडा में 7वीं बार राष्ट्रपति बने योवेरी मुसेवेनी। ठीक है, योवेरी मुसेवेनी कहां के राष्ट्रपति बन गए हैं? 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति बन गए हैं। चर्चा कर लेते हैं। अफ्रीकी देश युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने राष्ट्रपति चुनाव में 71.65% मत हासिल कर 7वीं बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। 1986 से सत्ता में बने मुसेवेनी ने युवा विपक्षी नेता बोबी वाइन को पराजित किया है। जो बोबी वाइन है इनका वास्तविक नाम जाने रही है। इनका वास्तविक नाम क्या है? क्यागुलानी सेंटामू इनका वास्तविक नाम है और पेशे से संगीतकार भी थे। इनको पराजित किया है। आगे चलते हैं। विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक के बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए विश्व आर्थिक मंच की 56वीं बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की 56वीं बैठक 19 से 23 जनवरी के बीच में आयोजित होगी। इसमें 130 से अधिक देशों के लगभग 3000 वैश्विक नेता पार्टिसिपेट करेंगे। बैठक का फोकस क्या होगा? भू राजनीतिक तनाव, वैश्विक आर्थिक सुस्ती, ठीक है, वैश्विक आर्थिक सुस्ती या वैश्विक आर्थिक मंदी, व्यापार बाधाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदार उपयोग, कौशल विकास और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी विश्व आर्थिक मंच की जो 56वीं बैठक हो रही है। इसमें कहां पर आयोजित किया जाएगा? स्विट्जरलैंड के दावोस में। हर साल यहीं पर होता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 एजुकेशन टाउनशिप विकसित होंगे। कितने? 4 एजुकेशन टाउनशिप उत्तर प्रदेश में विकसित किए जाएंगे। कहां पर विकसित किया जाएगा? देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी में 4 एजुकेशन टाउनशिप विकसित करेगी। यहां पर चर्चा करें। प्रत्येक टाउनशिप 100 से 150 एकड़ क्षेत्र में स्थापित होगी, जिसमें स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल कोर्स, प्रवेश परीक्षाएं, कोचिंग तथा आवासीय सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी। और इसका उद्देश्य राज्य में एजुकेशन सिटी मॉडल विकसित करना है और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों को भूमि आवंटन के माध्यम से आकर्षित करना है। इस योजना का प्रारूप आवास विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते चलते अंत में आपसे पूछूंगा, जिनका उत्तर देंगे आप कमेंट बॉक्स में। पहला सवाल क्या है कि 78वां सेना दिवस परेड पहली बार किस शहर में सैन्य क्षेत्र से बाहर आयोजित किया गया? नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ या चंडीगढ़? क्वेश्चन नंबर 2 है चंद्रशेखर बसु का संबंध किस संगठन से विशेष रूप से रहा? किस संगठन से विशेष रूप से रहा है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन को देखिए और सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। भारत इजराइल जलीय कृषि एमओयू किस सम्मेलन पर हस्ताक्षरित हुआ? सॉरी, ग्रीन फूड समिट, ब्लू फूड सिक्योरिटी समिट, ओशन टेक एक्सपो या ग्लोबल फिशरीज फोरम? कौन सा सम्मेलन था जिसमें देखा जाए भारत इजराइल जलीय कृषि एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है? और अंतिम सवाल देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4, 77वें गणतंत्र दिवस 2026 पर भारत में मुख्य अतिथि कौन होंगे? भारत में मुख्य अतिथि कौन होंगे? केवल उर्सुला वॉन डेर लियन, केवल एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लियन, इमैनुअल मैक्रो और ओलाफ सोल्ज? ठीक, तो यहां पर देखा जाए 4 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।